एक दिन कनाडा की संसद में खड़े होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा दावा कर रहे थे जिसने सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बदले बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया। ट्रूडो कह रहे थे कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कुछ क्रेडिबल एलिगेशंस यानी कि ऐसे विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही हैं जिनसे इशारा मिलता है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के सरकारी एजेंट शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, उस दिन ये बयान सिर्फ संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं था बल्कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आई सबसे बड़ी दरार की शुरुआत थी। भारत ने उसी वक्त इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, उन्हें राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह निराधार बताया। लेकिन आरोपों की आंधी इतनी तेज थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस भेज दिया। कूटनीतिक रिश्ते सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचे और पूरी दुनिया की निगाहें इस मामले पर टिक गईं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और कई बार वही कहानी जो शुरुआत में एक दिशा में जाती दिखाई देती है आखिर में बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाती है। आज हालात बदल चुके हैं। कनाडा की पुलिस कह रही है कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो भारतीय सरकारी अधिकारियों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ता हो। यानी जिस क्रेडिबल एलिगेशन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी वो अब सबूतों की अदालत में कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब सवाल आता है, वो नहीं तो फिर कौन? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब एक नजर जाती है अमेरिका की तरफ, क्योंकि इस बार कहानी लेकर आया है अमेरिका का न्याय विभाग। और अमेरिकी न्याय विभाग की चार्जशीट में किसी भारतीय एजेंसी का नाम नहीं है बल्कि एक ऐसे गैंगस्टर का नाम है जिसने पंजाब की गलियों से निकलकर कनाडा, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों तक अपना खौफ फैला दिया। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके सबसे करीबी सहयोगी गोल्डी बरार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने एक साथ 3 बड़े भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसा है। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 37 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए। इनमें से 2 ऐसे नाम भी शामिल हैं जो भारत की जेलों में बंद रहकर भी अपने अंतर्राष्ट्रीय गैंग का संचालन करने के आरोपों में घिरे हैं। पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का है तो दूसरा नाम जग्गू भगवानपुरिया का है। फिलहाल अमेरिका में 13 गिरफ्तारियां हुई जिनमें 11 कैलिफोर्निया से, 1 इंडियाना से और 1 जॉर्जिया से हुई। बाकी गिरफ्तारियां कनाडा और स्पेन में की गईं। यानी ये सिर्फ अमेरिका की कार्रवाई नहीं थी बल्कि कई देशों की जांच एजेंसियों ने मिलकर एक साझा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है ये किसी एक दिन की छापेमारी नहीं थी बल्कि कई वर्षों तक चली जांच का नतीजा है। जांच के दौरान ऐसे अपराध सिंडिकेट सामने आए जो रंगदारी वसूलते थे, सुपारी लेकर हत्याएं करवाते थे, बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करते थे, मानव तस्करी में शामिल थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संगठित अपराध का नेटवर्क चलाते थे। विभाग का दावा है कि इन गिरोहों का सबसे ज्यादा असर विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय पर पड़ा, जहां डर को हथियार बनाया गया और उसी डर के दम पर करोड़ों की उगाही की गई। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की आती है। अमेरिकी आरोप पत्र में लॉरेंस की कार्यप्रणाली को विस्तार से दर्ज किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक सार्वजनिक तौर पर लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और मीडिया इंटरव्यू के जरिए खुद को देशभक्त, राष्ट्रवादी और बेहद धार्मिक व्यक्ति के तौर पर पेश करता था। लेकिन इसी छवि का इस्तेमाल उसने भारत, अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में अपना गैंग खड़ा करने के लिए किया। अमेरिकी जांच एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चलाता है जिसके तार सिर्फ कई देशों तक नहीं बल्कि कई महाद्वीपों तक फैले हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो खुद जेल में बंद रहता है लेकिन उसके पास मोबाइल फोन, इंटरनेट और संपर्क के तमाम संसाधन मौजूद रहते हैं और इन्हीं के जरिए वो राजनीतिक हत्याओं, रंगदारी, अपहरण, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और दुनिया भर में फैले अपने नेटवर्क को निर्देश देता रहता है। जेल उसके लिए कैद नहीं बल्कि कंट्रोल रूम बन चुकी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को अलग अलग देशों की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। पंजाब का 32 वर्षीय सत्येंद्रजीत सिंह और गोल्डी बरार उत्तर अमेरिका में उसके नेटवर्क का प्रमुख माना गया। राजस्थान का रोहित गोदारा यूरोप में उसके गैंग का संचालन करता बताया गया और पंजाब का सुखराज सिंह कंग उसके नेटवर्क का एक और अहम चेहरा था। अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक गोल्डी बरार और रोहित गोदारा दोनों लॉरेंस की ओर से फैसले लेते थे, दुनिया के अलग अलग देशों में उसके नेटवर्क का संचालन करते थे और भारत से लेकर अमेरिका और कनाडा तक होने वाली कई वारदातों में उनकी भूमिका सामने आई। अमेरिकी आरोप पत्र के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में बसे भारतीय समुदाय के बीच अपने नाम का
ऐसा खौफ पैदा किया कि लोग विरोध करने से पहले कई बार सोचने लगे। यही डर उसके लिए सबसे बड़ा हथियार था और इसी डर के दम पर रंगदारी वसूली जाती, कारोबारियों को धमकियां दी जाती और फिर हर वारदात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और इंटरनेट के जरिए उस खौफ का प्रचार भी किया जाता ताकि बिना गोली चलाए भी लोगों के दिलों में दहशत बनी रहे। अमेरिकी जांच एजेंसी का कहना है कि इसी नेटवर्क के जरिए कई टारगेटेड किलिंग्स को भी अंजाम दिया गया। आरोप पत्र में भारत के पंजाब से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या का भी जिक्र है। अदालत के दस्तावेजों में उनकी पहचान सिर्फ HSN के तौर पर दर्ज की गई है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्ट साफ इशारा करता है कि बात हरदीप सिंह निज्जर की हो रही है। वो कनाडा में रह रहा था। भारत उसे पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका था और आरोप है कि उसकी हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने दिया। तारीख थी 18 जून 2023। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, जहां सरे शहर का एक गुरुद्वारा है। निज्जर गुरुद्वारे से बाहर निकलता है। कुछ ही सेकंड बाद दो नकाबपोश हमलावर गोलियां बरसाते हैं और देखते ही देखते वो सड़क पर गिर पड़ता है। यही वो घटना थी जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों को सबसे बड़े संकट में धकेल दिया। लेकिन अमेरिकी आरोप पत्र में कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दस्तावेज बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को ही निशाना नहीं बनाता था, बल्कि मनोरंजन जगत की चर्चित हस्तियां भी उसके निशाने पर थीं। नवंबर 2023 में कनाडा के वैंकूवर में एक भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। पंजाबी भाषा में पोस्ट लिखकर साफ चेतावनी दी गई थी कि हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि इस गैंग का सबसे बड़ा कारोबार सिर्फ हत्या नहीं बल्कि रंगदारी था। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए लोगों से संपर्क किया जाता, धमकियां दी जाती और करोड़ों रुपए की मांग की जाती। आरोप पत्र के मुताबिक दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के दौरान लॉस एंजलिस और थाउजेंड ओक्स में रहने वाले लोगों से करीब $50 लाख की रंगदारी मांगी गई और जब रंगदारी से पैसा कम पड़ता तब अपराध का दूसरा रास्ता खुलता, ड्रग्स। अमेरिकी जांच एजेंसी का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करता था, बल्कि कई बार दूसरे ड्रग तस्करों की खेप भी लूट लेता था। मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके में इस गैंग ने एक ड्रग तस्करी नेटवर्क से करीब 520 किलोग्राम कोकीन लूट ली। समय समय पर इनके अपने ड्रग से कंसाइनमेंट भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे। नवंबर 2024 में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने 49 किलोग्राम कोकीन अमेरिका से कनाडा भेजने की योजना बनाई। ट्रकों के जरिए खेप भेजी जा रही थी, लेकिन रेडलैंड्स इलाके में जांच एजेंसियों ने उसे जब्त कर लिया। ये सारी जानकारी अमेरिकी अदालत में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? शायद आप जो जानते हैं उससे आगे आज कहीं आपको हम बताने वाले हैं, जिसकी कहानी पंजाब के गांव से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े अपराध नेटवर्क में बदल गई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपराध का पर्याय बन चुका लॉरेंस देखते ही देखते कनाडा, अमेरिका और यूरोप तक कुख्यात हो गया। उसका जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में हुआ। पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। मां ने एक समय सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी भी की थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकी। लॉरेंस बिश्नोई नाम भी अपने आप में अलग है। कहा जाता है कि उसके गोरे रंग की वजह से परिवार ने उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस के नाम पर रखा। वही सर हेनरी लॉरेंस जिनके नाम पर हिमाचल प्रदेश के सनावर में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से एक लॉरेंस स्कूल की स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2010 में महज 17 साल की उम्र में लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसने छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू ज्वाइन किया। छात्र राजनीति में कदम रखा, छात्र संघ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। हार के कुछ ही समय बाद फरवरी 2011 में विरोधी गुट से उसका आमना सामना हुआ, बहस हुई, तनाव बढ़ा और फिर चली गोलियां। और यही वो दिन था जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने हथियार उठाया। पहली बार उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ और यहीं से शुरू हुई वो राह जहां से वापस लौटना शायद उसके लिए कभी मुमकिन नहीं रहा। इसके बाद एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए। समय बीतता गया और अकेले पंजाब में उसके खिलाफ 47 एफआईआर दर्ज हो गए, जिनमें 24 मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं। लूट, रंगदारी, हत्या, हत्या की साजिश, अवैध हथियार, अपराधों की सूची लगातार लंबी होती चली गई। लेकिन हर गिरफ्तारी, हर जेल और हर जमानत के बाद उसका नेटवर्क
पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर आता रहा। फिर आई 17 जनवरी 2015 की वो तारीख जिसने ये साबित कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि कानून को खुली चुनौती देने वाला नाम बन चुका था। पंजाब की खरड़ पुलिस उसे पेशी के लिए अदालत ले जा रही थी। पुलिस की निगरानी थी, हथकड़ियां थी, सुरक्षा इंतजाम भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये फरारी ज्यादा लंबी नहीं चली। करीब 1.5 महीने बाद 4 मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया और यहीं से उस अपराध साम्राज्य की असली शुरुआत हुई, क्योंकि अब लॉरेंस जेल के अंदर था, लेकिन उसके आदेश जेल की दीवारों से बाहर निकल रहे थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल में रहते हुए भी उसने अपने नेटवर्क को पहले की तरह चलाया। फोन के जरिए निर्देश दिए, रंगदारी वसूली और कई हत्याओं की साजिश भी रची। आरोप है कि उसने जेल के भीतर से ही राजस्थान के सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या की साजिश रची। इतना ही नहीं, कारोबारी वासुदेव इसरानी की दिन दहाड़े हत्या करवाकर पूरे इलाके में अपना खौफ कायम करने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होने वाली लगभग हर बड़ी गैंगवॉर में शक की पहली सुई लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूमने लगी। इसी दौरान एक और नाम उसके साथ जुड़ गया, ऐसा नाम जिसे पूरा देश जानता है, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का मामला पहले से चल रहा था। बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजनीय मानता है और खुद बिश्नोई समाज से आने वाला लॉरेंस इस मामले को अपनी भावनाओं से जोड़कर देखता था। उसने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वर्ष 2018 में जोधपुर जेल में पेशी के लिए जाते समय मीडिया के कैमरों के सामने उसने कहा था, सलमान खान को जोधपुर में मार देंगे, तब पता चलेगा हमारी असली पहचान क्या है। उस वक्त कई लोगों ने इसे सिर्फ एक धमकी माना, लेकिन बाद की घटनाओं ने दिखाया कि ये धमकी हवा में नहीं थी। समय समय पर सलमान खान को धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेज मिले। जांच एजेंसियों का कहना है कि इनमें से कई का संबंध लॉरेंस गैंग से था। फिर अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग की गई। 2 शूटर गिरफ्तार हुए और जांच की सुई एक बार फिर उसी नेटवर्क की तरफ घूम गई। सलमान खान के बेहद करीबी माने जाने वाले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के नाम से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा गया कि जो सलमान खान का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अलग से चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हालांकि इन सबसे पहले वर्ष 2022 में एक ऐसी हत्या हुई जिसने पूरे पंजाब को दहला दिया और लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश के हर घर तक पहुंच गया। 29 मई 2022 पंजाब का मानसा जिला मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कुछ घंटों बाद कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा गया कि ये अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला है और दावा किया गया कि इस पूरी साजिश को गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर अंजाम दिया। पंजाब पुलिस की जांच में भी आरोप लगा कि भले ही लॉरेंस उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन पूरी साजिश जेल के भीतर से रची गई। गोल्डी बराड़ ने विदेश से मॉड्यूल संचालित किया, जबकि लॉरेंस के नेटवर्क ने शूटर्स की व्यवस्था की, हथियार जुटाए, रेकी करवाई और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट उपलब्ध करवाया। जांच पूरी होने के बाद दायर चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल किया गया। मानसा की अदालत ने लॉरेंस समेत 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां उसके खिलाफ ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की जांच भी चल रही है। लेकिन सवाल बार बार वहीं लौटता है, आखिर कोई व्यक्ति जेल में बंद रहकर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को कैसे चला सकता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 सदस्य हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्व, कनाडा, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन ने एनआई के सूत्रों के हवाले से लिखा कि लॉरेंस खुद को हिंदू हितों के लिए लड़ने वाला योद्धा मानता है और इसी सोच की वजह से खुद को कई मामलों में अछूता भी समझता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, जेल के भीतर बैठा व्यक्ति आखिर इतनी आसानी से आदेश कैसे देता रहा? मोबाइल फोन उसके पास पहुंचा कैसे? इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे हुआ? और क्या जेल प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? यही सवाल जब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद ओझा से पूछा गया, जिन्होंने खुद जेल के भीतर लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत की है, तो उन्होंने एक बेहद अहम खुलासा किया। अरविंद ओझा बताते हैं कि लंबे समय तक ये आरोप तो लगते रहे
कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर से मोबाइल फोन के जरिए अपना पूरा साम्राज्य चलाता है, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया था। फिर आया सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और उसी जांच के दौरान एक ऐसी इंटरसेप्टेड ऑडियो कॉल सामने आई जिसने पहली बार इस दावे को मजबूत आधार दिया कि जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बाहर की दुनिया से लगातार जुड़ा हुआ था। अरविंद ओझा के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और तभी जेल के अंदर मौजूद एक मोबाइल फोन पर बाहर से कॉल आती। फोन पहले एक दूसरा कैदी उठाता है, फिर कहता है बात करवा देता हूं, और कुछ ही सेकंड बाद लाइन पर लॉरेंस बिश्नोई आता है। बाहर मौजूद शख्स सीधे हत्या का जिक्र नहीं करता, वो पंजाबी में कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, कहता है ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता। पहले तो लॉरेंस समझ नहीं पाता, वो दोबारा पूछता है क्या, तब बाहर वाला साफ शब्दों में कहता है सिद्धू मूसेवाला मार देता। दूसरी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा जवाब आता है, ओके। और यही वो इंटरसेप्टेड कॉल थी जिसे सबसे पहले सार्वजनिक किया गया और जिसके बाद ये सवाल और तेज हो गया कि आखिर जेल के भीतर मोबाइल फोन पहुंचा कैसे। बाद के वर्षों में भी लॉरेंस बिश्नोई के कई ऑडियो और वीडियो सामने आए। कहीं वो वीडियो कॉल पर बात करता दिखाई दिया, कहीं लोगों को धमकी देता सुनाई दिया। हालांकि हर वीडियो और हर ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने ये बात लगातार आती रही कि जेल के भीतर रहते हुए भी वो बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने में कामयाब रहा। अब साबरमती जेल प्रशासन का दावा है कि वहां उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां मोबाइल फोन या इंटरनेट जैसी किसी भी सुविधा तक उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों का आरोप है कि जिस दौर की घटनाओं की जांच की गई उस दौरान उसका नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय था। अब बात उस दूसरे बड़े नाम की आपको बताता हूं जिस पर अमेरिकी न्याय विभाग ने गंभीर आरोप लगाए। वो नाम है जग्गू भगवानपुरिया का। भगवानपुरिया पंजाब का रहने वाला है, उम्र करीब 38 वर्ष है। फिलहाल असम की सिलचर सेंट्रल जेल में बंद है। कभी लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी साथी कहा गया, लेकिन बाद में सबसे बड़ा दुश्मन भी सुनने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया साथ आए तब पंजाब के अपराध जगत में दोनों की जोड़ी सबसे ताकतवर मानी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए, दुश्मनी इतनी बढ़ी कि गैंग वॉर शुरू हो गई और भगवानपुरिया ने अपना अलग नेटवर्क खड़ा कर लिया। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि भगवानपुरिया गैंग भी किसी छोटे मोटे गिरोह का नाम नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट है जिसकी जड़ें भारत में, लेकिन शाखाएं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैली हुई। दस्तावेजों के मुताबिक इस नेटवर्क में दुनिया भर में 1000 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं। अकेले अमेरिका में इसके 100 से ज्यादा गुर्गे काम कर रहे हैं। लेकिन भगवानपुरिया गैंग को लेकर अमेरिकी आरोप पत्र का सबसे सनसनीखेज हिस्सा कुछ और है। आरोप सिर्फ हत्या, ड्रग्स, रंगदारी या हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि दावा किया गया कि इस नेटवर्क ने भारत के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर भी काम किया। अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक भगवानपुरिया गैंग ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कुछ कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लिया। आरोप है कि इन्हीं लोगों की मदद से झूठी सूचनाएं तैयार कराई गई, विरोधियों के खिलाफ केस दर्ज कराए गए और जिन लोगों पर गैंग को शक होता था कि वो मुखबिरी कर रहे हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हीं मामलों का डर दिखाकर कथित तौर पर रंगदारी वसूली जाती थी। अमेरिकी दस्तावेज अप्रैल 2026 की एक घटना का भी जिक्र करते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में रहने वाला 22 वर्षीय गुरलाल सिंह, जिसे अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाला और भगवानपुरिया गैंग का सदस्य बताया गया है, उसने एक व्यक्ति को धमकाया, फिर उसका नाम पंजाब के कथित भ्रष्ट अधिकारी तक पहुंचाया। आरोप है कि उस अधिकारी ने पीड़ित, उसके पिता और उसकी बहन को जनवरी 2026 में हुई एक हत्या के मामले में झूठा आरोपी बना दिया। अदालत के दस्तावेजों में उस हत्या के शिकार व्यक्ति की पहचान सिर्फ बीएस के तौर पर दर्ज की गई। अमेरिकी आरोप ये भी कहते हैं कि इसी झूठे मामले का डर दिखाकर पीड़ित और उसके परिवार से रंगदारी वसूलने की कोशिश की गई। अगर ये आरोप अदालत में साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ गैंगस्टरों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी खड़े होंगे जिन्हें कानून की रक्षा करनी थी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भगवानपुरिया गैंग भी ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए करोड़ों डॉलर का अपराध संचालित करता था। लॉस एंजलिस और इनलैंड एम्पायर इलाके में अलग अलग ड्रग नेटवर्क के जरिए सप्लाई चेन बनाई गई और उसी पैसे से पूरे गैंग का ढांचा खड़ा किया गया। जसप्रीत सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव का रहने वाला है। गांव के नाम से ही उसकी पहचान भगवानपुरिया बन गई।
छोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला ये युवक धीरे धीरे पंजाब के सबसे चर्चित गैंगस्टर्स में शामिल हो गया। उसके खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश, रंगदारी, अपहरण, ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। एक दौर ऐसा भी था जब लॉरेंस और भगवानपुरिया की जोड़ी पंजाब के अपराध जगत की सबसे मजबूत साझेदारी मानी जाती थी, लेकिन बाद में दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी जांच एजेंसियों ने भगवानपुरिया नेटवर्क की भूमिका की जांच की और आरोप लगाया कि जेल में बंद होने के बावजूद उसका नेटवर्क बाहर सक्रिय रहा। यही वजह थी अप्रैल 2025 में सुरक्षा कारणों से उसे पंजाब से हटाकर असम की सिलचर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन गैंगवॉर यहीं पर नहीं रुकी। बाद में पंजाब के बटाला में बाइक सवार हमलावरों ने उसकी मां हरजीत कौर और उसके करीबी सहयोगी बख्शीश सिंह उर्फ बब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर बम्बीहा गैंग से जुड़े हैप्पी पासियां और अर्श डल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। अब बात उस तीसरे नाम की जिसे अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का अहम चेहरा बताया। नाम रविंदर सिंह ढांडा, जिसे रोलेक्स और आरएस के नाम से भी जाना जाता है। उम्र 57 साल है। ठिकाना कनाडा का वैंकूवर। अमेरिकी आरोप पत्र के मुताबिक रविंदर सिंह ढांडा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लाई चेन का बड़ा खिलाड़ी था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सक्रिय ड्रग तस्करी संगठनों को बड़ी मात्रा में कोकीन उपलब्ध करवाता था। सिर्फ ड्रग्स पहुंचाना ही उसका काम नहीं था, बल्कि किस रास्ते से खेप जाएगी, किस कीमत पर सौदा होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगा, कौन सा बॉर्डर सबसे सुरक्षित रहेगा और किस नेटवर्क के जरिए माल मंजिल तक पहुंचेगा, पूरी लॉजिस्टिक्स चेन भी वही तय करता था। अमेरिकी अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक जुलाई 2023 से नवंबर 2024 के बीच उसके नेटवर्क ने करीब 430 किलोग्राम कोकीन की सप्लाई की। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि रविंदर सिंह ढांडा के तार लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे। हालांकि इन आरोपियों की कानूनी पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी, लेकिन अमेरिकी चार्जशीट में इन तीनों नेटवर्क को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया गया है। कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई देशों में एक साथ छापेमारी हुई और जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें हर व्यक्ति की अपनी अलग भूमिका थी। किसी का काम ड्रग्स की व्यवस्था करना था, किसी का हथियारों की सप्लाई, कोई रंगदारी का पैसा इकट्ठा करता था तो कोई फर्जी दस्तावेज और पहचान तैयार करता था। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है ये कोई बिखरा हुआ गैंग नहीं बल्कि जिम्मेदारियां बांटकर चलाए जाने वाला संगठित अपराध नेटवर्क था। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम रविंदर सिंह ढांडा का माना जा रहा है, क्योंकि उस पर अमेरिका और कनाडा के बीच ड्रग्स तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप है। इस नेटवर्क में कोई भी सदस्य छोटा नहीं था, हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और पूरा ढांचा एक दूसरे पर निर्भर था। अब कहानी वहीं लौटती जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा का नागरिक होता है, भारत द्वारा घोषित आतंकवादी भी होता है और 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में हुई उसकी हत्या हो जाती। हत्या के करीब 3 महीने बाद सितंबर 2023 में कनाडा की संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खड़े होते हैं और कहते हैं कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे क्रेडिबल एलिगेशंस की जांच कर रही हैं जिनसे संकेत मिलता है कि इस हत्या में भारत के सरकारी एजेंट शामिल हो सकते हैं। ट्रूडो ने भारत से जांच में सहयोग की अपील की, लेकिन उसी वक्त भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए उसे खारिज कर दिया। भारत का कहना था कि कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी चरमपंथियों और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहा है और यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में ऐसा तनाव शुरू हुआ जिसने आने वाले महीनों में अभूतपूर्व रूप ले लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, सुरक्षा को लेकर बयान आए और भारत कनाडा संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। उस दौर की कई तस्वीरें आज भी लोगों की यादों में ताज़ा है। G20 सम्मेलन, एयरपोर्ट पर हुई मुलाकातें, कूटनीतिक बयान और लगातार बढ़ती तल्खियां। लेकिन अब उसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी कि RCMP की डिप्टी कमिश्नर लीसा मोरलैंड ने कनाडाई चैनल CBC न्यूज़ में बातचीत में कहा कि अब तक की जांच में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो भारतीय सरकारी अधिकारियों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ता हो। उन्होंने साफ कहा कि जांच के दौरान भारतीय सरकार की संलिप्तता साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला। जाने जिस क्रेडिबल एलिगेशन ने कभी पूरी दुनिया में राजनीतिक और कूटनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया था, आज उसी मामले में जांच एजेंसियां अलग तस्वीर पेश करती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ
अमेरिका की चार्जशीट इस हत्या का आरोप अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और उनके सहयोगियों पर लगाती। अब आगे अदालत में क्या साबित होता है, कौन से सबूत पेश किए जाते हैं, कौन से आरोप टिकते हैं और कौन से गिरते हैं, इसका फैसला अदालत और जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन इतना तय है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रहा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, संगठित अपराध, ड्रग्स नेटवर्क, गैंग वॉर और कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त जांच का ऐसा मामला बन चुका है जिसकी हर नई परत दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच रही हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस कहानी के नए किरदार, नए दस्तावेज और नए खुलासे भी सामने आते रहेंगे। हम उन सभी अपडेट्स पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।